गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से रॉक वेदर्ड होती है एंड उस वेदरिंग की वजह से रॉक छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाती है एंड देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्चुअली इरोजन एंड देन बाय एनी नेचुरल एजेंसीज लाइक रेन और विंड या ये क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है एंड देन डिपॉजिट होती है। ये कंप्लीट ईटीटी साइकिल हमने देखा था, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। नाउ नेक्स्ट कंटेंट, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, दैट इज योर टाइप्स ऑफ सॉइल। सो टाइप्स ऑफ सॉइल में मैं दो टाइप की सॉइल को यहाँ डिस्कस करूँगा, दैट इज फर्स्ट वन इज रेजिडुअल सॉइल एंड सेकेंड वन इज ट्रांसपोर्टेड सॉइल। फर्स्ट इज residual soil and second is transported soil. तो रेजिडुअल सॉइल एंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल क्या है, किस तरह से फॉर्म होती है, किस तरह से इनका फॉर्मेशन होता है, वो आज हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही सिंपल प्रोसेस के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा एंड आप प्रोसेस अगर समझ जाएंगे तो आपको एग्ज़ाम में भी लिखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर मैं आपके एंड टर्म एग्ज़ाम के रिस्पेक्ट में बात करूं तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो टाइप्स ऑफ सॉइल में आप दो क्लासिफिकेशन लिख सकते हैं, दैट इज रेजिडुअल सॉइल एंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ओके, सो अगर हम प्रोसेस पे जाएंगे किस तरह से फॉर्मेशन होता है। सपोज दिस इज रॉक मास एंड दिस इज, इसको मैं पेरेंट रॉक भी बोल देता हूँ, पेरेंट रॉक। नाउ जैसा कि मैंने प्रीवियस आपको बताया था कि ड्यू टू वेदरिंग एक्शन ये रॉक छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक हो जाएगी एंड वेदरिंग ड्यू टू रेन और विंड। तो जब ये छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक होगा सपोज इस तरह से, सो नाउ ये जो डिसइंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ रॉक है ये बाय सपोज विंड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होके मैं कह रहा हूं कि दो पार्टिकल ट्रांसपोर्ट होकर अपने ओरिजिन को छोड़ के कहीं और डिपॉजिट हो गए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। ना ऐसा तो जरूरी नहीं है कि जितने भी डिसइंटीग्रेटेड पार्ट थे, जितने भी पार्ट यहाँ पे ब्रेक हुए थे, ये सारे पार्टिकल ट्रांसपोर्ट होके दूसरी जगह पे डिपॉजिट हुए, ऐसा जरूरी नहीं है। सो जो पार्टिकल ट्रांसपोर्ट हो गए ड्यू टू विंड, उन पार्टिकल्स को या उस सॉइल को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्टेड सॉइल। बट जो पार्टिकल अपने पेरेंट रॉक पे ही रह गए हैं, जिन्होंने अपना ओरिजिन नहीं छोड़ा है, ठीक है ना, एंड जो बच गए हैं, सपोज 4 पार्टिकल्स थे, वेदरिंग की वजह से ये रॉक डिसइंटीग्रेट हुई थी, इसमें से 2 पार्टिकल, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें 2 पार्टिकल ट्रांसपोर्ट होके ड्यू टू विंड कहीं दूसरी जगह डिपॉजिट हो गए, इसको मैंने क्या कह दिया, ट्रांसपोर्टेड सॉइल। बट जो पार्टिकल अपनी पेरेंट रॉक को छोड़ के नहीं गए, यानी कि अपने ओरिजिन को छोड़ के नहीं गए, वहीं पे रहे, ठीक है ना, उनको हम क्या कह देंगे, रेजिडुअल सॉइल। क्योंकि आप अगर रेजिडुअल के मीनिंग या फिजिकल मीनिंग पे जाएंगे तो रेजिड्यू मीन्स व्हाट, अवशेष, क्या बचा, ठीक है ना। तो ये जो 2 पार्टिकल हैं इनको मैं क्या कह रहा हूँ, रेजिडुअल। एंड ट्रांसपोर्टेड का मतलब या ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, to transfer one object from one place to another place.
किसी ऑब्जेक्ट को हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कराते हैं बाय एनी मीडियम, देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। अगर आप बाय रोड ट्रैवल करते हैं तो किसी व्हीकल के थ्रू आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में ट्रांसपोर्ट होते हैं, ट्रैवल करते हैं। अगर आप ट्रेन के थ्रू ट्रैवल करते हैं तो भी वो ट्रांसपोर्टेशन। तो यानी कि सिंपल अगर वन लाइन में हम डेफिनेशन को डिफाइन करें तो ट्रांसपोर्टेशन इज व्हाट, टू ट्रांसफर वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो दिस इज द प्रोसेस बाय विच द ट्रांसपोर्टेड एंड रेजिड्यूअल सॉइल। नाउ ट्रांसपोर्टेड सॉइल को सेडिमेंट्री सॉइल भी रिफर करते हैं। Transported soil referred as sedimentary soil. Now, क्यों कहते हैं ट्रांसपोर्टेड को सेडिमेंट्री? इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि सेडिमेंट्री सॉइल या सेडिमेंट्री का मतलब क्या होता है एक्चुअली। तो आपने जब इंजीनियरिंग जियोलॉजी का कोर्स किया होगा तो वहाँ पे आपने टाइप्स ऑफ रॉक्स डिस्कस किए होंगे। तो अगर मैं रॉक्स की बात करूं, जनरल क्लासिफिकेशन में रॉक्स तीन तरह के डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज सेडिमेंट्री रॉक, सेकेंड वन इज इग्नियस रॉक, and third one is metamorphic. Okay. ये इंजीनियरिंग जियोलॉजी के कोर्स में आपने कवर किया होगा। एंड उसके बाद में फर्दर क्लासिफिकेशन है। अगर मैं इग्नियस रॉक को फर्दर क्लासिफाई करूंगा तो तीन पार्ट में करता हूं अकॉर्डिंग टू डेप्थ। फॉर्मेशन हो रहा है वो किस डेप्थ पे हो रहा है उसके अकॉर्डिंग इग्नियस रॉक को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज वॉल्केनिक इग्नियस रॉक, सेकेंड इज हाइपरमेशल इग्नियस रॉक, थर्ड वन इज प्लूटोनिक ये जो क्लासिफिकेशन है ये एज पर फॉर्मेशन डेप्थ, कहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा डेप्थ पे हो रहा है फ्रॉम द सरफेस या सरफेस पे हो रहा है, ठीक है ना। सो एंड हमारा जो फोकस है वो है कि सेडिमेंट्री रॉक क्यों कहते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक का प्रोसेस समझ लेते हैं। देखिए सेडिमेंट्री को अगर मैं ब्रेक करूं तो किससे बना हुआ है, सेडिमेंट्स। एंड सेडिमेंट इज व्हाट, यहाँ पे देखिए रॉक वेदर्ड छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हुई है ना, देन दिस इज कॉल्ड सेडिमेंट। एंड सेडिमेंट का डिपोजिशन हो, सपोज ये पार्टिकल आपका ट्रांसपोर्ट हुआ फ्रॉम द ओरिजिन और यहाँ पे डिपॉजिट हुआ, ठीक है। सो जो भी सेडिमेंट यहाँ से ट्रांसपोर्ट होके यहाँ पे डिपॉजिट हुए इन लेयर, ठीक है ना, और इस तरह से जो लेयर का फॉर्मेशन होगा दैट इज एक्चुअली इस प्रोसेस के से जो रॉक का फॉर्मेशन होता है दैट इज सेडिमेंट। ओके, यहाँ पे मैंने जो फॉर्मेशन दिखाया है दैट इज पैरेलल फॉर्मेशन, आप देख सकते हैं इसी तरह से फॉर्मेशन होता जाएगा ऊपर के ऊपर। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ये लेयर डिस्टिंक्ट विजिबल हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है,
मे बी विजिबल ना हो आपको, है ना। एंड और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो ये वेडिंग प्लेन है या फॉर्मेशन बेड है, फॉर्मेशन बेड या इसको वेडिंग प्लेन भी बोलते हैं, ये हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे एक मैं छोटा सा टर्म और इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, दैट इज व्हाट, टिप। Tip. What is tip? Tip is the inclination of that formation bed or bedding plane with respect to the horizontal. तो यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल बनाया है, यानी कि यहाँ पे टिप एंगल क्या है आपका 0। बट ये जरूरी नहीं है कि जो बेडिंग प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल में भी फॉर्मेशन आपका इस तरह से भी हो सकता है। सो इस केस में आपका जो वेडिंग प्लेन है वो इंक्लाइन है सर्टेन एंगल पे, अगर मैं टिप एंगल को अल्फा मानता हूँ तो यहाँ पे कुछ एंगल होगा। सो दिस इज एक्चुअली बाय दिस प्रोसेस सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन। अब आप देखिए, कंपेयर करिए, यहाँ पे भी वही ईटीडी साइकिल हो रहा है जो मैंने आपको पहले बताया। रॉक वेदर्ड हुई, डिसइंटीग्रेट हुई, छोटे छोटे पार्टिकल को ब्रेक हुई, देन ट्रांसपोर्ट हुई, दिस इज एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन, दिस इज एक्चुअली इरोजन एंड दिस इज एक्चुअली डिपोजिशन। सो इसीलिए हमने ट्रांसपोर्टेड सॉइल को सेडिमेंट्री सॉइल में रिफर किया। छोटा सा टर्म को समझना जरूरी था। सो दिस इज एक्चुअली अ कंप्लीट प्रोसेस से रेजिडुअल सॉइल एंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल फॉर्म। There are certain types of transported soil जो रिवर में ट्रांसपोर्ट होते हैं सॉइल, जो विंड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, जो आपका मैरीन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, एंड जो लेक के बॉटम में जो सेटल कर जाते हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ इम्पोर्टेंट सॉइल्स हैं जो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे तो मैं आपको कुछ नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ, दैट इज, इसको मैं रब कर देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। आपने पहले पढ़ा होगा जूलॉजी में, आपके पास नोट्स होंगे प्रॉब्लम। सो अगर मैं सर्टेन एग्जाम्पल्स लिखूँ ट्रांसपोर्टेड सॉइल में, दैट इज एलुवियल सॉइल, second one is lacustrine soil, third one is alluvial soil, and fourth one is marine soil। ये जो मैंने 4 नाम लिखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट से, क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि ये सेमेस्टर जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट सेमेस्टर है, यहाँ से ही आपका कॉम्पिटिटिव जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये पूरा जो 5th एंड 6th सेमेस्टर है, 4 सेमेस्टर्स हैं आपके। तो अब आपको आरटीयू या आपके जो भी इंटरनल एग्जाम है उससे हट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ भी अपने को डायरेक्ट करना होगा, क्योंकि अभी से अगर आप प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे, अभी से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ फोकस करेंगे तो आपको आगे बढ़ना नहीं। तो अब मैं आपको ऑब्जेक्टिव के बारे में बताता रहूँगा, किस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, किस तरह से आपको डिस्क्रिप्टिव टर्म में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, किस तब आपको ऑब्जेक्टिव, कैसे आपको ऑब्जेक्टिव अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि आप गेट का प्रिपरेशन करेंगे तो वहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। और कोई भी अगर आप एग्जाम प्रिपेयर करेंगे तो फर्स्ट प्रोसेस जो होती है, फर्स्ट स्टेज जो होती है वो ऑब्जेक्टिव होती है। तो ऑब्जेक्टिव आपको अपनी अप्रोच को थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव भी रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पे जो मैंने 4 नाम लिखे हैं, इस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेड सॉइल, एलुवियल सॉइल, लाकुस्ट्राइन सॉइल, एवलियन सॉइल एंड मैरीन सॉइल। तो आप देखेंगे एलुवियल सॉइल दैट इज ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, एलुवियल सॉइल इस तरह से। लेकिन मैं आपको क्वेश्चन फॉर्म करके बता देता हूँ किस तरह से क्वेश्चन रहता है। ट्रांसपोर्टेड बाय
वाटर, यूपी या बिहार में आप देखेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन आपका एलुवियल सॉइल का मिलेगा। एंड सेकेंड वन इज लेकेस्ट्राइन सॉइल। तो लेकेस्ट्राइन सॉइल मीन्स आप अगर नहीं याद होता है, मैं आपको फिर बता देता हूँ किस तरह से याद करना है। तो लेकेस्ट्राइन को आप लेक से रिलेट कर सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे लेक से रिलेट कर देता हूँ, तो जब भी आप एग्जाम में जाएंगे और आप इस तरह का क्वेश्चन ऑप्शन मैचिंग का क्वेश्चन आएगा, तो आप इजीली ये लेकेस्ट्राइन का नाम सुन के आपको याद आ जाना चाहिए कि लेक से रिलेट करना है। तो जो भी ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन आपका किस तरह से होगा मैं बता देता हूँ कि सॉइल दैट इज सॉइल डिपॉजिटेड बॉटम ऑफ लेक। लेक कहाँ पे आपको फोकस करना है, तो लेक लेकेस्ट्राइन, ठीक है ना, लेकेस्ट्राइन। सो ये अगर आपका क्वेश्चन आएगा तो आप उसको इस तरह से आंसर कर सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन फॉर्म होता है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे। तो एवरीथिंग को मैं अगर कहूँ तो मैं एयर से रिलेट कर सकता हूँ, यूरिन एंड एयर। सो दिस इज एक्चुअली ट्रांसपोर्टेड बाय विंड, ट्रांसपोर्टेड बाय, ठीक है। ये तीन ऑप्शन तो ऐसे थे जहां पे आपको याद रखना है कि इनका जो फॉर्मेशन हुआ है वो किस मीडिया से। दिस इज एक्चुअली मीडिया, दिस वाटर एंड लेक एंड विंड, ये क्या है, मीडियम है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना। सो प्रीवियस लेक्चर में आप जाके देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने ट्रांसपोर्टेशन, इरोजन एंड डिपोजिशनल कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। तो ये तीन नाम से तो आप पता नहीं लगा सकते हो, आपको थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा इस तरह से जिस तरह से मैंने बताया है। एंड लास्ट जो है मैरिन सॉइल, इसको आप रिलेट कर सकते हो कि मैरिन का मतलब हम सब अच्छे से जानते हैं, ठीक है ना। सो प्रॉब्लम इन तीन में आएगी आपको। कुछ ऑप्शंस आपके ऐसे रहते हैं जो अंडरस्टूड होते हैं क्या उनका आप, और अगर आपने तीन ऑप्शन करेक्ट दिखा दिए तो आपको चौथा ऑप्शन ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो इस तरह से फॉर्मेशन होता है एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आप आगे जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट सेक्शन पे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आप किसी सॉइल मास को कंसीडर करेंगे, सॉइल मास को कंसीडर मैं करता हूँ। आप बाहर जाइए और एक मिट्टी का टुकड़ा ले आइए, ठीक है। मिट्टी का टुकड़ा जब लेके आएंगे तो आपको इस तरह का दिख सकता है। एक मैं आपको अगर स्टैंडर्ड बताना चाहूँ तो आपका सॉलिड, और इसके बीच में जो वॉइड्स होंगे वो वॉइड्स या तो एयर के थ्रू फिल हो सकते हैं या इनके बीच में वाटर भी हो सकता है। तो दिस इज एक्चुअली योर सॉइल मास जो एक्चुअल फील्ड से आप लेके आएंगे। तो एक सॉइल मास कंसिस्ट of what? Soil solid, that this portion जो मैंने हैश पोर्शन कर रखा है, and air and water, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है कि आप इस केस में आप क्वांटिफाई नहीं कर पाएंगे, क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं कर पाएंगे कि कितना वॉल्यूम एयर का है, कितना वॉल्यूम वाटर का है। बट आपको अगर बिहेवियर जानना है तो क्वांटिफाई करना पड़ेगा कि आपका कितना वॉल्यूम एयर का है, कितना वॉल्यूम वाटर का है। तो मैं एक आइडियल कंडीशन ड्रॉ करता हूं, इसको मैं कन्वर्ट करता हूं। तो इसको मैं जब कन्वर्ट करूंगा, देखिए इसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता, आप कर सकते हो तो बताओ, ठीक है ना। बट अब मैं पिक्चर बनाने जा रहा हूं, उसमें देखिएगा आप क्वांटिफाई कर सकते हैं।
दिस इज एयर, दिस इज वाटर एंड दिस इज सॉलिड। इसी चीज को कन्वर्ट किया है दिस आइडियल सॉइल मास। अब आप क्वांटिफाई कर सकते हैं कि कितना वॉल्यूम एयर का है, कितना वेट एयर का है, कितना वॉल्यूम वाटर का है, कितना वॉल्यूम वेट वाटर का है, कितना वॉल्यूम सॉलिड का है, कितना कर सकते हैं इजीली। सो एनालिसिस के लिए सॉइल मास का बिहेवियर जानने के लिए आपको इस तरह से कन्वर्ट करना पड़ेगा आपके सॉइल मास। अब देखिए यहाँ पे तीन चीजें हैं, एयर, वाटर एंड, पहले मैं इसका वॉल्यूम एंड वेट मार्क कर देता हूँ। तो weight of air, weight of water, weight of solid, and इधर मैं वॉल्यूम लिख देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब यहाँ पे देखिए कि जो यहाँ पे तीन चीजें, एक तो सॉलिड है जो चेंज नहीं हो, सॉलिड तो नहीं रहेंगे, बट जो वॉइड्स है वो या तो एयर से फिल हो सकता है या वाटर से फिल हो सकता है। दिस इज वेरिएबल पैरामीटर। सो वॉइड्स वेरिएबल पैरामीटर है और वॉइड्स में क्या कंसिस्ट हो रहा है, तो मैं अगर यहाँ पे एक सिंपल टर्म लिखूंगा कि वॉइड्स इज इक्वल टू एयर प्लस वाटर। सो वॉइड्स में या तो कंप्लीटली एयर हो सकता है, देखो दिस इज फर्स्ट कंडीशन। एक कंडीशन ये हो सकती है कि वॉल्यूम वॉइड्स इज इक्वल टू कंप्लीटली फिल्ड बाय एयर, या तो ये हो सकता है कि वॉइड्स कंप्लीटली फिल्ड बाय वाटर। ये तीनों कंडीशन हो सकती है। देखिए मैं बहुत सिंपल प्रोसेस से बता रहा हूं ताकि आप स्टार्टिंग से कॉन्सेप्ट बिल्ड करते जाए। सो वॉइड्स या तो कंप्लीटली एयर से फिल हो सकते हैं, या कंप्लीटली वाटर से फिल हो सकते हैं, या दोनों हो सकता है, पार्शियली भी हो सकता है, कंप्लीटली भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं ये जो कंडीशन है दिस इज व्हाट, यहाँ पे तीनों चीजें, ठीक है, वॉइड्स आपका एयर भी है एंड वाटर भी है। सो यहाँ पे अगर मैं सिंपल कहूँ कि वॉइड्स कंटेन्स एयर एंड वाटर, ठीक है ना। सो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज इक्वल टू, देखिए यहां पे टोटल वॉल्यूम की अगर बात करूं तो क्या होगा, टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब मैं पहले से स्टेटमेंट आपको दे चुका हूं कि इस कंडीशन को अगर आप देखोगे तो इस कंडीशन में आपके वॉइड्स एयर एंड वाटर दोनों से फिल है। सो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। क्लियर है? तो इक्वेशन को यहाँ पे हम लिख सकते हैं टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इसको हम आगे डेरिवेशन में भी अप्लाई करेंगे। नाउ यहाँ पे वेट ऑफ एयर को जीरो कंसीडर कर सकते हैं, तो हम वेट के इक्वेशन लिख सकते हैं। दिस इज एक्चुअली वॉल्यूम वेट रेशियो, वॉल्यूम वेट फॉर्मेशन। तो टोटल वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेट ऑफ एयर प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड। सो वेट ऑफ एयर यहाँ पे मैंने पहले ही जीरो आपको कंसीडर किया हुआ है, तो टोटल वेट ऑफ दिस सॉइल मास इज इक्वल टू वॉल्यूम वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड। दिस इज इक्वेशन 2। तो हमने यहाँ पे क्वांटिफाई कर लिया है कि सॉइल मास में आप वॉल्यूम ऑफ एयर भी निकाल सकते हो, वॉल्यूम ऑफ वाटर भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ एयर पता चल जाएगा आपको, वॉल्यूम ऑफ वाटर पता चल जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बता सकते हो, तो आप ये बता सकते हो ना। आप क्वांटिफाई कर सकते हो कि आपके सॉइल मास में कितना परसेंटेज इसका है। अब तो यहाँ पे सॉइल मास को हमने कन्वर्ट किया है, क्वांटिफाई किया है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड इन टर्म्स ऑफ वेट। नाउ अब आप देखिए इस सिस्टम में आपका तीनों फेज है, फर्स्ट एयर, वाटर एंड सॉलिड। सो इसलिए मैं इसको 3 फेज सिस्टम या 3 फेज डायग्राम बोल सकता हूँ।
ठीक है ना, 3 फेज डायग्राम हो सकता है ना। अब इस सॉइल मास को सपोज मैंने एक ओवन में रख दिया, एट ए टेम्परेचर ऑफ सपोज 110 डिग्री। जैसा कि अभी आप आगे डिस्कस करेंगे किस तरह से हम वाटर कंटेंट डिटरमाइन करते हैं किसी सॉइल सैंपल का। तो अगर मैंने 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे इस सॉइल मास को 24 आवर्स के लिए ओवन में रख दिया, तो क्या होगा, जो भी वाटर प्रेजेंट होगा वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना। जो जितना भी वाटर प्रेजेंट होगा इसमें, ये वाला ये रिमूव हो जाएगा, ये सेक्शन रिमूव हो जाएगा, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। अगर हम 110 डिग्री के टेम्परेचर पे 24 आवर्स के लिए ओवन में रखते हैं ना। अब आप देखिए कि सिस्टम में सिर्फ एयर और सॉलिड बचा हुआ, यानी कि ओवन में रखने के बाद ये जो 3 फेज सिस्टम था ये किस में कन्वर्ट हो गया, 2 फेज सिस्टम, या 2 फेज डायग्राम। 2 फेज डायग्राम में आपके पास क्या होगा, एयर एंड वाटर। ओके, सपोज दिस इज एक्चुअली कंडीशन, इसको हम क्या कह सकते हैं, इस तरह से रखते हैं। दिस सैंपल इज कंप्लीटली ड्राई, वाटर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने ये बोला आपको कि आपने सॉइल मास को 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे 24 आवर्स के लिए ओवन में रखा हुआ है, तो जितना भी मॉइस्चर था, जितना भी वाटर था, वो रिमूव हो चुका है। नाउ योर 3 फेज सिस्टम, 3 फेज डायग्राम कन्वर्टेड इनटू 2 फेज डायग्राम। अब इस सिस्टम में आपके पास जो वाइट्स है वो कंप्लीटली फिल्ड विद एयर। नाउ और ऐसे सैंपल को हम क्या कहेंगे जिसमें वाटर नहीं है, ड्राई। सो दिस कंडीशन इज completely dry. The sample is completely dry. इसको क्या कह सकते हैं, जिसमें एयर भी है और वाटर भी है। This is unsaturated sample या partially saturated sample, partially saturated soil. ओके, क्लियर है। नेक्स्ट सेक्शन में बढ़ते हैं। और क्या कंडीशन हो सकती है, आप विजुलाइज किए, और क्या कंडीशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि हम एयर को कंप्लीटली रिमूव कर दें। अगर आप एयर को कंप्लीटली रिमूव कर दोगे तो जो सिस्टम में बचेगा, आपके पास क्या बचेगा, सॉलिड एंड वाटर, यानी कि जो वाइट है वो कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर। नाउ दैट केस इज व्हाट, कंप्लीटली सैचुरेटेड केस। अगर मैं इसको यहां पे बनाऊं कि नाउ वाटर, देखिए मैं वाटर को W आगे से, फर्स्ट टाइम तो मैं सारी चीजें लिख रहा हूँ, एयर, वाटर एंड सॉलिड। आगे से मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, वाटर को W, कैपिटल W से मेंशन करूँगा, एयर को कैपिटल A एंड सॉलिड को कैपिटल। तो आपको याद रखना है कि A क्या है, W क्या है और S क्या है। तो यहाँ पे वाटर है एंड सॉलिड। क्या कहलाएगा, कोई पता है, जिसमें कंप्लीटली वाइट्स जो हैं वो सॉलिड वाटर से फिल है, उस सिस्टम को हम क्या कर सकते हैं, कंप्लीटली सैचुरेटेड सॉइल। दिस इज आल्सो 2 फेज सिस्टम, 2 फेज सिस्टम। दिस इज आल्सो 2 फेज सिस्टम एंड दिस इज 3 फेज सिस्टम। इतनी कंडीशन है जो क्रिएट हो सकती है, ठीक है ना। सो आप देख लीजिए, ये 3 फेज सिस्टम था। 3 फेज सिस्टम जब एयर, वाटर यानी कि जो वाइट्स थे वो
एयर से भी फिल थे एंड वाटर से भी फिल थे। सेकेंड कंडीशन आपने देखी, टू फेज सिस्टम देखा, इसमें जो आपके वॉइड्स थे वो कम्प्लीटली एयर से फिल है, वाटर आपने सारा रिमूव कर दिया है, तो दिस इज कम्प्लीटली ड्राई फेज। एंड एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि आपके सारे वॉइड्स वाटर के थ्रू। सिंपल कंडीशन क्या है, आप इस सपोज दिस इज योर केस, आप यहाँ वाटर फिल करते हैं, वाटर पोर करते जाओ, क्या होगा, जो एयर वॉइड्स है वो वाटर से फिल होते जाए, ठीक है ना। तो आपका कंडीशन क्या बन जाएगा, दिस सैंपल इज पार्शियली सैचुरेटेड, आप इसमें वाटर ऐड करते तो क्या हो जाएगा, सैचुरेशन। सैचुरेशन इज व्हाट, टू यूटिलाइज फुल कैपेसिटी। अगर आप किसी चीज की कैपेसिटी को फुली यूटिलाइज कर लेते हो तो दैट इज योर सैचुरेशन। का मैं एक और एग्जांपल आपको एक तरह से और समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप समझ जाएं। मे भी आपने हाइड्रोलॉजी के केस में पढ़ा होगा, सपोज दिस इज योर ग्राउंड सरफेस एंड सॉइल है। बहुत ही सिंपल डायग्राम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आई होप आपको समझ में आएगा। दिस इज अ ग्राउंड सरफेस एंड नीचे आपकी सॉइल है, नीचे रॉक भी हो सकती है, दैट इज अनदर केस, बट मेरा फोकस अभी सिर्फ सॉइल पे है कि मैं आपको समझा पाऊँ कि एक्चुअली सैचुरेशन को इस टर्म में जो आपने सिविल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट में पढ़ा हुआ, फिल्ट्रेशन कैपेसिटी के फॉर्म में भी पढ़ा होगा, तो आपने हाइड्रोलॉजी किया होगा। तो अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पे रेन हो रहा है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है। आई होप आप फैमिलियर हो गए प्रेसिपिटेशन टर्म से, क्योंकि प्रीवियस कोर्सेज में आपने पढ़ा हो। तो ये जो प्रेसिपिटेट है ये ग्राउंड में इंसर्ट करेगा, कंडीशन देखिएगा। नाउ सॉइल के अंदर वॉइड्स होंगे, वो वॉइड्स फिल होंगे, यानी कि सॉइल किसकी तरफ मूव करेगा, सैचुरेशन की तरफ मूव करेगा। एक कंडीशन आएगी जब सारे वॉइड्स होंगे वो फिल हो चुके होंगे वाटर के साथ, वाटर कंप्लीटली सारे वॉइड्स को फिल कर चुका होगा, दैट इज टू फेज सिस्टम जो हमने प्रीवियस डिस्कस किया। नाउ दिस इज कंप्लीट सैचुरेशन, जब सारे वॉइड्स आपके वाटर के साथ फिल हो जाएंगे, देन ये सॉइल वाटर को लेने से मना कर देगा कि अब मैं नहीं ले सकता, मेरी कैपेसिटी फुल हो चुकी है, यानी कि मैं कंप्लीटली सैचुरेट हो चुका हूँ। जब ये कंप्लीटली सैचुरेट हो जाएगा तो क्या करेगा, ये वाटर को एक्सपेल आउट करेगा बाहर। और आगे नहीं जा रहा हूँ बट आगे की प्रोसेस में, क्योंकि ये मैं हम टर्म जो डिस्कस करते हैं वो सरफेस रन ऑफ के टर्म में, इन्फिल्ट्रेशन के टर्म यूज नहीं कर रहा मैं, सिंपल आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जब इस सॉइल में जो भी वॉइड्स प्रेजेंट होंगे वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाएंगे विद वाटर, जो रेन हो रहा है, देन ये सॉइल सैंपल था वो सैचुरेशन की तरफ मूव करेगा। एक कंडीशन आएगी जब सारे वॉइड्स वाटर के साथ फिल हो जाएंगे, दैट इज कंप्लीट सैचुरेशन, देन ये वाटर लेने से मना कर देगा कि यहाँ पे जो सैचुरेशन होगा दैट इज 100% सैचुरेशन। दिस इज एक्चुअली सैचुरेशन। इस सॉइल ने अपने सारे वॉइड्स फिल कर लिए, ठीक है, यूटिलाइज। ओके, सो यहाँ पे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ क्या नोटेशन यूज करेंगे। देखिए हमने बोला है दैट VA, VW, VS, WA, WW, WS, ये बहुत ज़रूरी है समझना। नोटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये तो चेंज नहीं होता लेकिन बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। यहाँ पे बुक्स में आप वेट एंड मास MA, MW और MS चीज़ें चेंज हो जाती हैं, ठीक है। नोटेशन आप ध्यान रखेंगे तो यहाँ पे इसलिए मैं नोटेशन लिख दे रहा हूँ कि हम आगे क्या यूज़ करेंगे तो आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मुझे भी शॉर्ट फॉर्म में लिखना ईजी रहेगा। सो यहाँ पे मैंने बताया कि VA इज व्हाट, वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर। VW इज व्हाट, वॉल्यूम ऑफ water. VS is what? Volume of solid.
ये ध्यान रखेंगे आप, तो आगे से मैं हर जगह वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ VA, VW, VS लिखूंगा, तो आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे MA और WA लिखा हुआ है, तो मास ऑफ एयर एंड वेट ऑफ एयर। दिस इज व्हाट mass of water and weight of water. This is mass of solid and weight of solid. तो आप जब भी आपके कोर्स पढ़ेंगे तो आप अपनी नोटबुक में ये सारी चीज़ें नोट करते हुए जाएंगे। डायग्राम आप बना सकते हैं, क्योंकि ये आप अपने से भी ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि डायग्राम से आपको समझने में आसानी होती है, इसीलिए मैं डायग्राम के थ्रू आपका कोर्स कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। हर चीज़ को डायग्राम में जब आप डिफाइन करेंगे तो इजी रहेगा। सो ये चीज़ें भी आप नोटबुक में लिखते जाएंगे, ठीक है। वीडियो पॉज कर सकते हैं, नोटबुक में लिख सकते हैं। नोट्स आपके कंप्लीट होने चाहिए, ओके। जो हमने पढ़ा दैट इज 3 फेज डायग्राम, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 फेज सिस्टम इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में। फेज, तो हमने एक डायग्राम देखा था किस तरह से है। दिस इज योर फेज, फर्स्ट एयर, वाटर एंड सॉलिड। दिस इज 3 फेज सिस्टम। यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं क्योंकि इसको हम फॉलो करेंगे आगे। तो दिस इज वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, एंड दिस इज वेट ऑफ एयर। 0 का जिक्र करेंगे बट लिखना जरूरी है। वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ सॉलिड। अब देखिए, दिस इज अ कंप्लीट वेट ऑफ सॉइल मास एंड दिस इज टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, जो कैपिटल V से डिनोट किया हुआ है। अब बेसिक सॉइल प्रॉपर्टीज की तरफ मूव करेंगे, तो 4 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। बेसिक सॉइल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। बेसिक सॉइल प्रॉपर्टीज में हम 4 टर्म पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज वॉइड रेशियो, दैट इज स्मॉल e से डिनोट करते हैं। सेकेंड वन इज पोरोसिटी, ईटा से डिनोट करते हैं। थर्ड इज वाटर कंटेंट, कैपिटल W या स्मॉल w से डिनोट करते हैं। एंड फोर्थ वन इज डिग्री ऑफ सैचुरेशन, कैपिटल S है। ये 4 प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली आप जब आगे कोर्स में बढ़ते जाएंगे तो आप इसकी इंपॉर्टेंस समझेंगे कि हर जगह आप इन इक्वेशंस को यूज़ करेंगे। इससे जो डेरिवेशन फॉर्म होगा या जो भी छोटे छोटे इक्वेशंस फॉर्म करेंगे, रिलेशंस फॉर्म करेंगे, इनमें वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले कोर्स में आप जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपको प्रॉब्लम होगी। ओके, नाउ सबसे पहले हम जाते हैं वॉइड रेशियो में। फर्स्ट इज void ratio, that is small e। अगर आप डेफिनेशन पे जाएंगे तो सिंपल डेफिनेशन है दैट स्मॉल e क्या होता है, दैट इज रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ voids to वॉल्यूम ऑफ
सॉलिड। अगर मैं इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखूं तो स्मॉल ई इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सिंपल है, ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। अगर आप को आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करना है या आपसे डेफिनेशन पूछ जाती है तो आप लिख सकते हैं दैट वॉइड रेशियो इज नथिंग बट रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। समझने की कोशिश हम ये करेंगे कि सिंपल कह दिया है इसने कितने वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सिंपल है। अब अलग अलग कंडीशंस में इसका बिहेवियर क्या होगा। अगर मैं देखिए अभी मैं सॉइल क्लासिफिकेशन तो आपने पढ़ा नहीं है, तो अभी मे बी फाइन ग्रेन सॉइल एंड कोर्स ग्रेन सॉइल समझने में आपको प्रॉब्लम हो, मैं आपको लिख देता हूँ फाइन ग्रेन सॉइल एंड कोर्स ग्रेन सॉइल। अभी जैसे कि आप बिगिनर है, आप बिल्कुल स्टार्ट में हैं अभी, तो फाइन ग्रेन का मतलब स्मॉल साइज पार्टिकल एंड कोर्स ग्रेन मतलब लार्ज साइज पार्टिकल, ठीक है ना। अगर आपने कभी क्ले सुना हो, काली मिट्टी सुना हो, सो दैट इज फाइन ग्रेन पार्टिकल्स, फाइन ग्रेन सॉइल। एंड अगर आपने कभी ग्रेवल का नाम सुना हो तो दैट इज योर, या सैंड का नाम सुना हो, सो ये आपका कोर्स ग्रेन सॉइल, ठीक है। तो अभी आप इतना ही ध्यान रखिए, हम कंप्लीट क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे नाउ, देन आप समझ जाएंगे कि फाइन ग्रेन सॉइल एंड कोर्स ग्रेन। तो अगर मैं फाइन ग्रेन सॉइल की बात करूं तो वाइड रेशियो क्या होगा, और कोर्स ग्रेन सॉइल की बात करूं तो वाइड रेशियो क्या होगा। देखिए आपने क्ले देखा है, क्ले के पार्ट्स के बहुत छोटे होते हैं, हम साइज पे नहीं जाएंगे, बहुत छोटे होते हैं। तो अगर आपसे कहूँ कि किस कंडीशन में आपका वाइड रेशियो ज़्यादा होगा, किस कंडीशन में वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज़्यादा होंगे, तो आप अगर मैं कोर्स ग्रेन की मैट्रिक्स फॉर्म करूँ, दिस इज एक्चुअली कोर्स ग्रेन, तो आप कहेंगे कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स तो कोर्स ग्रेन के केस में ज़्यादा होंगे। बट अगर आप फाइन ग्रेन सॉइल को फॉर्म करते हैं तो आप देखेंगे कि इस तरह से अगर मैं फॉर्म करूँ, तरह से मैट्रिक्स फॉर्म करूँ फाइन ग्रेन की, और दिस इज कोर्स ग्रेन सॉइल, यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज कोर्स ग्रेन सॉइल एंड दिस इज फाइन ग्रेन। तो देखिए आप कहोगे सिंपल, अगर आप देखते हो तो आप कहोगे कि कोर्स ग्रेन सॉइल में जो आपका वाइड रेशियो या वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होगा वो ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे कि नंबर ऑफ वॉइड्स की बात करें तो नंबर ऑफ वॉइड्स किस में ज़्यादा होंगे, फाइन ग्रेन सॉइल में ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। अगर एक पर्टिकुलर सॉइल मास की बात करते हैं तो नंबर ऑफ वॉइड्स जो होंगे, देखिए नंबर ऑफ वॉइड्स किस में ज़्यादा होंगे, फाइन ग्रेन सॉइल के केस में ज़्यादा होंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज़्यादा होगा तो वाइड रेशियो ज़्यादा होगा, कि वाइड रेशियो किसका ज़्यादा होगा, फाइन ग्रेन सॉइल का वाइड रेशियो ज़्यादा होगा कोर्स ग्रेन सॉइल की कंपैरिजन। ओके, अब बात ये आती है कि ई की वैल्यू की रेंज क्या हो, तो क्या जीरो हो सकती है, क्या ई की वैल्यू जीरो हो सकती है, क्वेश्चन लगाइए और सोचिए। अगर ई की वैल्यू को जीरो करना है तो क्या होना चाहिए, देखो अगर इस इक्वेशन में मुझे ई की वैल्यू जीरो चाहिए तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को क्या करूंगा, मैं जीरो करूंगा। तो क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि किसी सॉइल मास में आपके वॉइड्स ना हो, पॉसिबल है बट वो डिफरेंट केस है। मैं अभी सॉइल मास की बात कर रहा हूँ, तो क्या किसी पर्टिकुलर सॉइल मास में वॉइड्स ऐसा हो सकता है कि ना हो, प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, थ्योरेटिकली तो हम कंसीडर कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जीरो हो जाए। अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जीरो हो गए तो वो क्या हो गया, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ
मैंने यहाँ पे कहा कि voids आपके किसी मास में 0 है, void इज इक्वल टू 0, यानी कि वॉल्यूम ऑफ void इक्वल टू 0, तो वो क्या बन गया? तो रॉक बन गया, सॉइल मास नहीं था। यानी कि मैं यहाँ पे इस स्टेटमेंट से ये भी कह सकता हूँ कि रॉक का void रेशियो कितना होगा? 0, और रॉक void रेशियो क्या होगा? 0। अच्छा ठीक है, ई की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, यानी कि यहाँ पे कंक्लूड कर देता हूँ मैं, ई की वैल्यू कितनी हो सकती है? ई की एक रेंज क्या हो सकती है? ई ग्रेटर देन 0, ये तो हमने निकाली, बट कितना? तो यहाँ पे सिर्फ दो चीजें ध्यान रखना। एक तो मैंने ये कहा कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्रैक्टिकली 0 नहीं हो सकते, किसी भी सॉइल मास में वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स 0 नहीं हो सकते। और एक ये बात याद रखना कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड यहाँ पे लिख सकता हूं मैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज कांस्टेंट पैरामीटर। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स वेरिएबल है, हमने पहले ही देखा। सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड चेंज नहीं हो सकता, दिस इज कांस्टेंट है। ओके, नाउ अगर मुझे सपोज आप एक क्वेश्चन को रखते जाइए, अगर मैं कहता हूं कि ई की वैल्यू 1 है, तो ई की वैल्यू 1 के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? फेज डायग्राम को ध्यान रखिएगा, अगर मैं यहाँ पे आपको फेज डायग्राम बनाऊं, एयर, वाटर, सॉलिड, दिस इज वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, दिस इज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ओके, तो ई की वैल्यू 1 के लिए मुझे क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बराबर होना चाहिए। हो सकता है, पॉसिबल है।